Find how long will it take for another 0.1 centimeter layer of layer of water to freeze. अब गिवन है पहला कंडक्टिविटी ऑफ आइस 2.1 joules per second per meter per Kelvin और लेटेंट हीट गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ आइस है 3.36 into 10⁵ जूल्स पर केजी और डेंसिटी ऑफ आइस है 1000 kg per meter cube। वैल्यूज नोट कर ली सारी? ठीक है, फिर हम ये दोबारा कनेक्ट करें। हाँ जी, करो सॉल्व फटाफट। किसी को समझ में आया है कैसे सॉल्व करोगे? नहीं आ रहा? भाई हमें गिवन है कि ऊपर टेम्परेचर है -10°C, यहाँ एक 20 सेंटीमीटर की लेयर है, नीचे पानी होगा 0°C पे। अब ये थिकनेस हमें दी है 20 सेंटीमीटर और यहां पर ऊपर आइस की लेयर को बढ़ना है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीट जो है वो फ्लो कर रही है, यहां से ऊपर जा रही है जो उसको फ्रीज करने वाली है। अब dq/dt इक्वल टू k/θ/x लगा रहे हैं। k आपको दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, x भी पता है। जो हीट एनर्जी लगेगी वो आइस को फ्रीज करने वाली है, तो कितनी हीट एनर्जी लगेगी? m/l कर सकते हैं। ठीक है, पानी को फ्रीज करना है तो Q हो जाएगा m/l
अपॉन टाइम इक्वल टू के ए थीटा अपॉन एक्स। अब क्या ठीक है जी। दूसरी चीज, अब ये जो मास है, मास होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। पूरी लेक का एरिया अगर हम ए सपोज कर लें तो ए इनटू हाइट है 0.1। अभी मैं उसको थिकनेस को टी सपोज कर लेते हैं। ए इंटू टी इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया, इंटू एल अपॉन डी टी इक्वल टू के ए थीटा अपॉन एक्स। तो ए से ए दोनों साइड पे कैंसल आउट हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर थिकनेस है ना, वो टी हो जाएगा यहां पे, वो डालते हैं वैल्यू अभी। इतना समझ आ गया। अब यहां पर जो फॉर्मूला के थीटा बाय एक्स है, के आपको गिवन है, थीटा 10 डिग्री सी है, ये भी गिवन है। एक्स जो डालना है ना, एक तो उस पर ध्यान रखना है तुमने कि पहले 20 था, अब 20.1 होने वाला है। तो तुम्हें एक्स क्या है, उनका एवरेज ले लेना है, 20 प्लस 20.1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 20.05। ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो के थीटा और एक्स तीनों पता है, थिकनेस 0.1 ये भी पता है, एल लेटेंट हीट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डीटी निकाल, अब वैल्यूज ही डालनी है, बस डीटी निकाल दो कितना आता है। हाँ जी, एवरेज, क्योंकि पहले जब शुरू हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इनिशियल लें या फाइनल लें, दोनों में से कुछ भी नहीं लेना आपने, तो एवरेज थिकनेस लेनी है। ये थिकनेस सेंटीमीटर्स में दिया, ध्यान रखना, मीटर्स में करना है कन्वर्ट, क्योंकि बाकी सब ऐसे यूनिट्स में है।
हाँ जी, आया आंसर किसी का? अ, 3200 सेकेंड्स के आसपास आंसर आना चाहिए। 3208 सेकेंड्स दिया है आंसर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। it takes 20 hours to form a layer of ice, to form a layer of ice 10 centimeters thick on surface of a lake. Find how much more time will it take to form another 10 centimeters of layer given that the temperature of air is minus 12 degrees Celsius. Minus 12 degrees Celsius. ये तो जल्दी हो जाना चाहिए था क्वेश्चन।
दो केसेस हैं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं। इनको यदि डिवाइड कर दें तो के ए थीटा दोनों केसेस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा dq1 अपॉन dt1 इंटू dt2 अपॉन dq2 इक्वल टू x2 अपॉन x1। ये आएगा। दोनों केसेस में जो लेयर डिपॉजिट हो रही है उसकी थिकनेस सेम है, तो मास बराबर होने वाला है, इसलिए दोनों केसेस में जो एनर्जी लगेगी वो सेम होगी। तो बचा क्या हमारे पास, T2 अपॉन T1 इक्वल टू x2 अपॉन x1। ठीक है, पहले केस में तुम्हें दिया है कि लेयर हमने पानी के ऊपर बनानी शुरू करी है, तो इनिशियली जो डिस्टेंस है वो 0 है और फाइनली आपको डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स x1 क्या होगा, 0 प्लस 10/2, एवरेज लोगे 5 सेंटीमीटर, और फिर इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर और जमानी है, तो x2 जो होगा 10 प्लस 20/2, तो ये आ जाएगा 15। यहां वैल्यूज डाल दो। 15/5 ये आ गया 3/1, तो T2 क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ T1। पहले अगर 20 घंटे लगे थे तो अब 60 घंटे लगेंगे। इसमें कोई आपको वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, ऐसे ही सॉल्व हो जाता। करो नोट फटाफट। पिछले क्वेश्चन में तो आपको स्पेसिफिक टाइम बताना था, पहले वाला टाइम गिवन नहीं था ना तुम्हें। अगर दो केसेस ये होते तो तुम उनको कंपेयर कर सकते थे। कर लिया सबने? हो गया जी। नेक्स्ट लिखो फिर। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, a cylinder of radius r made up of a material having thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r, having thermal conductivity K2. The two ends of the combined system are maintained at
are maintained at two different temperatures. Find effective thermal conductivity. Find effective thermal conductivity of the system if the curved area of the cylinder is totally insulated. हाँ जी, किया किसी ने? नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी, क्वेश्चन हाँ या ना तो बोलो। हैव यू फॉलोड द क्वेश्चन?
ऐसा सिस्टम गिवन है तुम्हें, इंटरनल रेडियस r, अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है, एक्सटर्नल रेडियस 2r जो बाहर सिलेंड्रिकल कवरिंग है। अब यहां पर मान लो टेम्परेचर θ1 है, यहां पर टेम्परेचर θ2 है, इन्हें मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इस कॉम्पोजिट सिस्टम का इफेक्टिव थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कितना है। तो अगर हम इसका कोएफिशिएंट K1 दिया है, इसका K2 दिया है, तो पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, ये देखना कि जो दो कंडक्टर लगे हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि अगर θ1 बड़ा है तो यहां से हीट जा रही है तो दोनों में से ही जा रही होगी, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो r क्या होता है, L/AK। तो इसमें डाल दो वैल्यूज और देखो क्या आता है। हाँ जी, आगे भी करूं मैं। ये हो जाएगा AK/L इक्वल टू A1 K1/L1 प्लस A2 K2/L2। अच्छा, अब ये वाले का एरिया अगर निकालोगे अंदर वाले का A1 तो हो जाएगा πr²। A2 जब निकालेंगे तो ये वाला एरिया होने वाला है, ये होगा बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर विच इज 3πr²। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इसमें डालते हैं। अब टोटल एरिया कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। तो यहां पे टोटल एरिया है 4πr² इंटू K/L इक्वल टू πr² K1/L, लेंथ दोनों की सेम है, प्लस 3πr² K2/L। तो ये L दोनों साइड्स पे कट जाएगा, तो ये आया 4πr² इंटू K इक्वल टू πr² K1 प्लस 3πr² K2। πr² कॉमन है, काट देते हैं दोनों साइड्स पे, तो 4K इक्वल टू K1 प्लस 3K2। तो K विल बी K1 प्लस 3K2/4। ये आपका आंसर होगा।
हो गया सबका? नेक्स्ट लिखो, टू आइडेंटिकल क्यूब्स, two identical cubes are constructed using two different materials, such that their thermal conductivities are in ratio 3:1. They are joined to form a composite slab so that heat flows through them in two different modes. Heat flows through them in two different modes by maintaining opposite surfaces at temperatures θ1 and θ2. Find the rate of flow of heat. Find the ratio of rate of flow of heat in the two cases. और इसी का सेकेंड पार्ट है, फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी in both the cases.
3:4 कैसे किया बताएगा? दोनों का थर्मल इफेक्टिव थर्मल कोएफिशिएंट निकाला हूं, तो केस 1 में कितना आ रहा है? कर दे बोर्ड पे। क्या हुआ? किसने किया है सॉल्व? आई डोंट नो द आंसर, आंसर नहीं है मेरे पास। प्रदीप, ये यहाँ पर जो दोनों कंडक्टर्स हैं ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला R=R1 + R2 लगेगा। आंसर? आई डोंट नो द आंसर, मेरे पास आंसर नहीं है। इसको K1 कर लेना, जो इफेक्टिव वाला जो आने वाला है उसको कुछ और डिनोट कर ले, K' या K1 कुछ कर ले इसको। ठीक है, सेकंड केस। अभी रुक, मैं यहां भी नोट कर लूं जरा। यहां पे तो लगा रहा है कि लेंथ डबल हो गई, तो 2L/KA लिख रहा हूं मैं इसको, KA × A = L/3KA + L/KA। तो L दोनों ओर कट गया, A दोनों ओर कट गया, तो 2/KA आया 1/3K + 1/K। तो 2/KA आया 4/3K। तो KA आ जाएगा 3K/2,
और केस 2 के लिए यहां पे एक मिनट, अरे रुक यार, ये उल्टा नहीं कर दिया? ये वाला केस 2 का होना चाहिए था यहां से। ये केस 2 के लिए है, केस 1 के लिए ये वाला है, तो यहां पर पैरेलल में है। एक मिनट रुक जा, ये आएगा। हाँ, तो L से L, A से A कटा, 2KB इक्वल टू 4K, तो KB इक्वल टू 2K। कि A अपॉन KB 3/4 आ गया। ठीक है जी, अब ये आ गया। एक मिनट रुक, दो पार्ट थे ना इसके, ये रेशियो निकाल ली थर्मल कंडक्टिविटी। आ जा, वापस आ जा। ठीक है, इतना सही है। हाँ जी आदित्य, वेरी गुड। जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो कैसे पता लगता है? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर भी जो हीट फ्लो करेगी, जब यहां से हीट फ्लो को फ्लो करना है, तो इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है, तो डिवाइड हो गई। हाँ जी आदित्य, तो ये पैरेलल में हो गए। यहां एक ही पाथ में से जाना है तो ये सीरीज में है। हाँ जी, सबको समझ में आ गया मेथड? कर लिया नोट? करिए। और इसका सेकंड पार्ट भी था, रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बतानी है। हाँ जी, कितनी आई है प्रदीप? किसी और को भी देखते हैं। आई डोंट नो, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। हाँ जी गर्ल्स, कर लिया सबने? सेकंड पार्ट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की रेशियो निकालनी है दोनों केसेस में। करेगा कोई?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। किसी और को भी देखें यार, कोई और भी करे हिम्मत। सारे नजरें चुराने लग जाते हैं जब कहो ना। लड़कियां तो ऐसे नीचे कर लेते हैं, ऊपर देख ही नहीं सकते। चल प्रदीप तू ही कर भाई, और कोई नहीं आने वाला। ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। खुशकरण, समझ में आया तुझे जो उसने किया? हाँ, नीरज तुझे समझ में आया? रिया, आ गया समझ? हाँ जी, सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A bar of copper, a bar of copper 75 centimeters long and a steel bar 125 centimeters long are connected end to end. Both have cross-sectional diameter of 2 centimeter each, and the free ends of steel and copper are maintained at 0 degree C and 100 degree C respectively. Find
temperature of their junction. Find temperature of their junctions if the thermal coefficients of copper and steel are 386 and 46 SI units respectively. 386 and 46 SI units respectively. हाँ जी, किया किसी ने 90। ठीक है जी, किसने किया? बस तूने ही किया अभी? हाँ जी नीरज, हो गया? कर दे फिर, बोर्ड पे कर दे।
ठीक है जी। ये इक्वेट क्यों किया दोनों को? हाँ ठीक है जी। आइए भाई, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी जब ये बताया है कि दोनों एंड्स हमने मेंटेन करके रखे हैं टेम्परेचर पे, तो मेंटेन तभी हो सकते हैं जब उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो। तो वहीं से आपने इक्वेट करके सॉल्व कर लेना होता है। यहां पे K1 A1 θ1 अपॉन L1, K2 A2 θ2 अपॉन L2। तो एरिया दोनों का बराबर है, काट देना था। नीरज तुझे पाई लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एरिया यहीं पे कट जाएगा। और K की जो आपको वैल्यूज दी है वो थी 386 और 46। 386 इंटू θ1 जब लेना है तो उसने जंक्शन के टेम्परेचर को x मान लिया, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस x ओवर लेंथ इसकी दी थी 75 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा x माइनस 0 ओवर 125। जब इक्वेट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे या नहीं बनाओगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कन्वर्शन यूनिट दोनों और कट जानी है। तो इधर 3 आ गया, इधर 5 आ गया, ये 3 चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, इनको सॉल्व कर लो। 386 इंटू 100 माइनस एक्स, ये 5 यहां ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू 3 इंटू 46 इंटू एक्स। इसे सॉल्व करके एक्स निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 93 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए लिक्विड kept in a beaker, a liquid kept in a beaker cools from 80 degree C to 70 degree C. A liquid kept in a beaker cools from 80 degree C to 70 degree C in 2 minutes. Find the time it will take. Find the time it will take to cool from 60 degree C to 50 degree C, 60 degree C to 50 degree C, if the temperature of surroundings is 30 degree C in both the cases.
हाँ जी, सेकंड्स में कितना आ रहा है? ठीक है जी। लड़कियों ने कसम खाई है ना, कभी भी हमने नहीं करके दिखाना। हाँ जी। अबे यार, कहाँ से आ गया ये? ये था नहीं क्या उस दिन? हमने किया था डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट होता था टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, थीटा होता था एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस में 80 से 70 आ रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सी का, और टाइम लगता है 2 मिनट्स। अगर सेकंड में करें तो 120 सेकंड्स आ जाएंगे। तो क्योंकि हमने दो केसेस डिवाइड करने हैं, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लगा देंगे। 80 प्लस 70 बाई 2 एवरेज टेम्परेचर माइनस 30, और दूसरे में भी 10 है, टाइम हमें निकालना है। तो 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस 30, इनको डिवाइड करके निकाल सकते हो आंसर। 10 से 10 कट जाएगा, t ओवर 120 विल बी, ये कितना होगा? 150 बाई 2। 75 में से 30 माइनस करो, 45। 130, 65 में से 30, 35। इसको सॉल्व करके निकाल लो टी कितना आता। आ गया? कितना आया? 216 सेकेंड्स। मेथड क्लियर हुआ सभी को?